मुद्दा शीर्षक कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो हमारे देश की राजनीति पे काफ़ी दूर तक प्रभाव डाल सकती है। हाल के दिनों में हमने यह देखा है कि एक प्रवृत्ति सामने आई है कि बहुत सारे नेता जो कि गैर भाजपा दलों से जुड़े हैं और ख़ास तौर पर जो समाजवादी परंपरा के दलों से जुड़े हैं, और इसमें मैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी का नाम लूँगा। तो इन दलों के नेताओं में यह प्रवृत्ति सामने आई है और वो बहुत ज़ोर-शोर से इस बात को उठा रहे हैं कि एक ऐसा ग्रंथ रामचरितमानस जिसमें कि हिंदू धर्म में जिसे हिंदू धर्म में एक अच्छा खासा सम्मानित स्थान प्राप्त है, बहुत सारे लोग उसे श्रद्धा से देखते हैं। खास तौर पर जो एक हिंदू धर्म की उत्तर भारत में जो एक निर्मिति है, उसमें रामचरितमानस एक अभिन्न भाग की भूमिका अदा करता है। तो ये सारे नेता रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लगातार उद्धृत करते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से इस ग्रंथ के द्वारा जातिवाद को सही ठहराया गया है, महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं और पिछड़े जातियों के लिए शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आरंभ में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसे मनुस्मृति की कैटेगरी में रखा और कहा कि इस पर भी पाबंदी लगाने या इसे त्यागने या इसे जला देने की आवश्यकता है। बाद में समाजवादी पार्टी के महासचिव बन चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रामचरितमानस में जिन्हें पूरी तरीके से निंदा जिनकी की जानी चाहिए, जिन्हें इस ग्रंथ से हटा देना चाहिए। और लगातार जो भाजपा के समर्थक थे वो उन पर हमलावर हुए और ऐसा यह लगा कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य या बिहार के शिक्षा मंत्री अपने दलों में एक फ्रिंज एलिमेंट के रूप में हैं। लेकिन बाद में जो बात सामने आई वह यह कि खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी यह कहा कि जो शूद्र होने की बात है वह तो लिखी हुई है रामचरितमानस में, हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या यह बात सच नहीं है? तो इससे यह बात सामने आती है कि शायद एक राजनीतिक साधन के रूप में लगातार इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जो समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है उनके द्वारा। और इसे हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जिसमें कि मंडल 2 जैसी एक चीज लाने की कोशिश हो रही है, जहां हिंदुत्ववादी शक्तियों के सामने या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने सीधे तौर पर जो पिछड़ी जातियों की गुलबंदी है उसे एक विकल्प के रूप में रखा जा रहा है। इसी पूरे मसले और इसके राजनीतिक निहितार्थों को समझने के लिए आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार और आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो जो मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ वह इस पूरे मुद्दे के राजनीतिक निहितार्थ से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि समाजवादी पार्टी ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ठान लिया है कि वो आने वाले चुनावों को एक ऐसे चुनाव के रूप में प्रस्तुत करेगी जहां पर पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के बरक्स। और एक तरीके से उन्होंने एक ऐसी स्थिति में उनको डाल भी दिया है जहां वो सीधे तौर पर जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं उसको डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपको इस पूरी कोशिश में एक ऐसी संभावना नजर आती है कि जो 1993 के आसपास उत्तर प्रदेश की राजनीति उभर कर सामने आई, जहां पर मंडल और कमंडल आमने सामने थे और ऐसा लगा कि मंडलवादी राजनीति ने कमंडलवादी राजनीति को पीछे छोड़ दिया है, तो क्या वो परिस्थिति अभी भी आपको दिख रही है और आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भूमिका बनाई है मैं उसके ऊपर बहुत संक्षेप में टिप्पणी करके आपके असली सवाल पर आऊंगा। जहां तक रामचरितमानस और उसकी कुछ विवादित चौपाइयों का सवाल है, इस प्रश्न को लेकर हिंदी भाषी समाज में मुद्दतों से चर्चा चल रही है। कम से कम मैं ये मानता हूं कि ये 50 के दशक से ही ये चर्चा चल रही है कि रामचरितमानस की उन चौपाइयों को क्या किया जाए और तुलसीदास जी की एक महाकवि के रूप में जो प्रतिष्ठा है और उनके ग्रंथ रामचरितमानस की जो प्रतिष्ठा है उसका क्या किया जाए। और हिंदी में आप ये विवाद किस हालत में है और कितना गहरा है, इसका एक उदाहरण केवल मैं आपके सामने रखूंगा कि हिंदी के साहित्यिक जगत के ऊपर मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव है, बावजूद इसके कि हिंदी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टियों को कोई खास वोट कभी नहीं मिले। लेकिन हिंदी का जो सांस्कृतिक जगत है, साहित्यिक जगत है, उस पर मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव है। अब इस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव क्षेत्र रामचरितमानस और तुलसीदास को लेकर बिल्कुल दो भागों में विभक्त है। देखिए, एक तरफ डॉक्टर नामवर सिंह और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक विद्वान हैं जिनकी धाक सब कोई मानता है और ये दोनों तुलसीदास जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ, भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में पेश करते हैं और वो तुलसीदास जी की विवादित चौपाइयों की तरफ कोई ध्यान न देने के पक्ष में है
और ये तक कहते हैं कि इसमें से कुछ चीजें प्रक्षिप्त भी हो सकती हैं, यानी बाद में कुछ और दूसरे लोगों द्वारा जोड़ी गई भी हो सकती हैं। और दूसरी तरफ रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान और इस प्रकार के हैं, ये लोग भी मार्क्सवादी हैं, और ये लोग मुक्तिबोध, ये लोग भी मार्क्सवादी हैं, और ये तुलसीदास जी के ऊपर इन तमाम सवालों को लेकर आक्रमण करते हैं। इसी तरह समाजवादी आंदोलन में भी है, अगर आप डॉक्टर लोहिया को देखेंगे तो वो एक रामायण मेला लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके कुछ जो उनको अपना नेता मानते हैं, उनको अपना मूल विचारक मानते हैं, ऐसे लोग तुलसीदास जी के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। तो ये एक विवाद है, इसके ऊपर कभी आप एक चर्चा कर लें कि भाई 16वीं शताब्दी में लिखी हुई एक रचना को आज की तारीख में हम कैसे पढ़ें, तुलसीदास जी की में क्या खूबियां थी, क्या उसमें खामियां थी, आज के समाज के लिए उनकी प्रासंगिकता क्या है, इसके ऊपर अलग से आप चर्चा करना चाहें तो विस्तार से चर्चा की जा सकती है। ये विषय बहुत बड़ा है, इसका एक इतिहास है, इसकी एक राजनीति भी है, चुनावी राजनीति भी है, और इसकी एक सांस्कृतिक राजनीति भी है, तो इसके ऊपर कभी हम चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं हम आपके विषय का जो मौजूदा पक्ष है उसके ऊपर। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग ने जिस तरह से वोट किया, उससे जो पिछड़े वोटर हैं वो दरअसल चुनावी राजनीति के हलक में अटक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्गों में, पिछड़ी जातियों के वोटरों में अपनी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसके ऊपर संशय हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वो पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वोट देता था, वो उस तरीके से उनके वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो हर तरह का ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिससे वो उन वोटों को फिर से अपनी ओर खींच सके। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और बिहार के इस तरह के नेता हैं, उन सब लोगों को लगता है कि पिछड़ी जातियों को कैसे अपने साथ रखा जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़ी जाति की जो एकता बनाई थी, जिसमें वो कामयाब रहे, मैं ये कहूंगा, मैं उन्हें श्रेय देता हूं कि उसमें वो कामयाब रहे, और उस एकता के साथ में मुसलमान वोटों का एक अभूतपूर्व ध्रुवीकरण भी हुआ, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव जीतने से वो बहुत पीछे रह गए, लेकिन उनके परिणाम सम्मानजनक रहे और आकर्षक रहे। एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने दोबारा अपने आप को उठाकर उस चुनाव के जरिए खड़ा कर लिया। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है कि वो तमाम पिछड़े समुदाय जो अखिलेश यादव के बुनियादी जनाधार साथ, यादव आधार के साथ जुड़ गए थे, वो धीरे धीरे कर या तो उनसे अलग हो रहे हैं या अलग होने की परिस्थितियां बन रही हैं। ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए, तो वो वैसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो अखिलेश के सामने ये चुनौती है कि जो पिछड़े वर्ग की एकता उन्होंने विधानसभा चुनाव में कायम की थी, उसको वो लोकसभा चुनाव तक कैसे कायम रख पाए, ये उनके सामने भी समस्या है। तो अब दोनों ही पक्ष तरह तरह की राजनीतिक युक्तियों का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की उस 81 पेज की रिपोर्ट की तरफ, जो कि उन्होंने तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए और उसका पूरा समारोह हो चुका और आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की दोबारा कमान संभाल ली, उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर ने उत्तर प्रदेश भाजपा से पूछा कि जरा आप ये बताइए, हम चुनाव तो जीत गए, लेकिन आप इसका तो तफसील से कारण बताइए कि हमारे एक उप मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए, हमारे इतने मंत्री चुनाव क्यों हार गए, हमारी 65 सीटें क्यों कम हो गई, इसके कारण के बारे में कुछ बताइए। तो उत्तर प्रदेश भाजपा ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो 81 पेज की रिपोर्ट है, जिसकी एक कॉपी भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजी गई और बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय को ये रिपोर्ट भेजी गई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है, 2 बातें कही गई हैं जिसको लेकर भाजपा का माथा ठनका है। पहली बात तो यह है कि पिछड़ी जातियों ने हमें उस तरह से वोट नहीं दिया जैसे अभी तक देती रही। दूसरी बात उसमें यह भी कही गई कि जो लाभार्थियों वाला मामला था, उसमें लाभार्थियों ने हमारी नीतियों की, हमको लाभ पहुंचाने की योजनाओं की प्रशंसा तो बहुत की, लेकिन वोट हमें उस तरीके से नहीं प्राप्त हुए। तो यहां पर भाजपा को लगा कि पिछड़ी जातियों के वोट उस तरीके से उन्हें मिलना सुनिश्चित नहीं है, जिस तरीके से ऊंची जातियों के वोट उन्हें मिलना सुनिश्चित है। पिछड़ी जातियों के वोट जिस तरह आते हैं उस तरह जा भी सकते हैं। अब फिर भाजपा ने सोचा कि भाई कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हम पिछड़ी जातियों की दुनिया में दोबारा घुसपैठ कर सकें,
और फिर से उन्हें अपनी ओर खींच सकें। ऐसा ऊपर से देखने में लगता है, उस रिपोर्ट के आलोक में मैं ये बात कह रहा हूं। और दूसरी तरफ अखिलेश को लग रहा था कि भाई इस बार चुनाव में तो हमने एकता दिखा दी अपनी, बहुत बड़े पैमाने पर पिछले वोट हमारे पक्ष में गोलबंद हुए और मुसलमानों के साथ मिलकर हमें अच्छी सीटें भी मिल गई। लेकिन उसके बाद में जो उनके घटक दल थे, उनके गठजोड़ के, वो धीरे धीरे करके उनसे फिर होने लगे और उन्हें लगने लगा कि अब वैसी एकता नहीं बन पाएगी। अब वो पिछले चुनाव में ये भी देख चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में जितने पिछड़े जातियों को वोट मिलते हैं, लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं, क्योंकि वोटर नए तरीके से सोचता है। यादव वोट भी उतने नहीं मिलते इतने के विधानसभा चुनाव मिलते, लोकसभा चुनाव में कम हो जाते हैं। तो उनके सामने भी एक चुनौती है। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य जो नीतीश कुमार सरकार के मंत्री भी हैं, जब उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास को लेकर अपना विवादित वक्तव्य दिया, तो मैं ये समझता हूं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को ही उस वक्तव्य का राजनीतिक लाभ उठाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश के जरिए जो उनकी शूद्र अस्मिता है, शूद्र पहचान है, उसको उन्होंने मंच पर रखने की कोशिश की, ताकि उसके इर्द गिर्द दोबारा फिर से पिछड़ी जातियों की एक मजबूत गोलबंदी उनके पक्ष में हो सके। और वो जो समाजवादी आंदोलन का एक पुराना जो ब्राह्मणवाद विरोधी जुमलेबाजी है उनकी, उस जुमलेबाजी को सामने लाकर वो उसके इर्द गिर्द फिर से अपनी एकता कायम कर सके, सामाजिक न्याय का प्रश्न सामने ला सकें, उसके साथ में अपने शूद्र होने की अस्मिता भी सामने रख सकें, और इस तरीके से एक माहौल बनाएं। और जो कि अभी 1 साल है, अगर ये माहौल बन गया तो फिर से उनके पक्ष में अच्छी पिछड़ी जातियों की एकता हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं मानते हैं। अगर वो पूरी तरीके से नहीं मानते हैं तो आजमा जरूर रहे हैं इस बात को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? भाजपा को लगता है कि रामचरितमानस जितना ऊंची जातियों में लोकप्रिय है, उतना ही वो पिछड़ी जातियों के बीच में भी लोकप्रिय है। बिल्कुल। तो एक लेकिन वो रामचरितमानस, इसमें कुछ वो रामचरितमानस का विरोध, रामचरितमानस को उनका पाठ ना हो उनके परिवार में, यानी कितने पिछड़ी जातियों के लोग मिलेंगे उस सुबह उठ के रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। तो वो वहां पे जो उसकी मान्यता है, उस मान्यता का भी वो लाभ उठाना चाहते हैं, और जो पिछड़ी जातियों की पहचान है, इस तरीके से करके वो पिछड़ी जातियों का जो हिंदू पक्ष है, हिंदू सनातनी पक्ष है, वो उसको प्रमुखता देना चाहते हैं, और इस तरीके से दोबारा उनके साथ में एक हिंदुत्ववादी संपर्क करना चाहते हैं। तो मुझे लगे कि इसके इर्द गिर्द होने वाली चुनावी राजनीति कुछ इस किस्म की है। जी, उसमें एक जो प्रमुख सवाल अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया कि असल में जो जाति प्रथा है उसको पूरी तरीके से छोड़ देने की जरूरत है, और ये तो पंडितों ने बनाई। बाद में काफी ज्यादा विरोध किया ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने ब्राह्मण शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने पंडित शब्द इस्तेमाल किया था। तो आपने जो अभी विश्लेषण दिया कि जो समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह की गोलबंदी करना चाह रहे हैं पिछड़ी जातियों की पहचान की, और उसके बरक्स भाजपा की एक रणनीति है, लेकिन क्या जो एक आरएसएस जिस रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करना चाह रहा है कि हम सचमुच जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक भरोसा पिछड़ी जातियों में पैदा कर पाएगा? मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास के परिवेश में बहुत सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को देखता हूँ जो पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, और आरएसएस मोटे तौर पर ब्राह्मणवादी संस्था ही है, लेकिन शायद उन्हें कुछ लाभ मिल जाए, पिछड़ी जातियों को कुछ लाभ मिल जाए, तो इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको एक भरोसे के स्तर पर देखूं, क्योंकि आपने मध्यमार्गी विमर्श नाम से जो शीर्षक से जो किताब लिखी है, उसमें आपने आरएसएस के बदलते चरित्र की बात कही है, तो इस तरीके की जो घोषणाएं आती हैं आरएसएस के प्रमुख नेता की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि ये भरोसा पैदा करने वाली चीजें हैं, या सिर्फ ये भी एक कोशिश है जिसका कि असर हो सकता है, और मैदान अभी पूरा खुला हुआ है कि जिसकी जुमलेबाजी या जिसकी बातें जितना जोर पकड़ेंगी चुनावी राजनीति में, उसे उतना ही फायदा मिलेगा? देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में प्रमाण सहित ये दिखलाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो
जातियों के खिलाफ उस तरीके से संघर्ष नहीं करना चाहता जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर करना चाहते थे, या डॉक्टर लोहिया करना चाहते थे, या आप कहें कि जिस तरीके से विनायक दामोदर सावरकर या डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे करना चाहते थे, या जिस तरह दयानंद सरस्वती करना चाहते थे, वो उस तरीके से जातियों के खिलाफ सामाजिक संघर्ष चलाने के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना यह है कि हम हिंदू एकता ऊपर से स्थापित कर सकते हैं, यानी हिंदू एकता हम हिंदू एकता को ऊपरी स्तर पर बना सकते हैं। जब लोग हिंदू के तौर पे हमारे साथ कुछ मुद्दों पर या कुछ कार्यक्रमों पर या कुछ विषयों पर हमारे साथ आएंगे, उस वक्त उन्हें अपनी जातिगत का ख्याल नहीं करना हो, लेकिन बाकी अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, रोटी बेटे के विवाह में वो अपनी जातिगत अस्मिता के साथ में जीवित रह सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक इस तरह की, जैसे शाखा जब कोई जाता है तो शाखा में वो अपनी जाति का दावा करे और एक कोई ब्राह्मण स्वयंसेवक किसी दलित स्वयंसेवक के साथ खड़े होने से इनकार कर दे, या पिछड़ी जाति की स्वयंसेवक के साथ में को वो एहसास दिलाए कि आप कमतर हैं, तो ये शाखा में असंभव है। शाखा में अगर आपको जाना है, चाहे सुबह की शाखा हो या शाम की शाखा हो, तो अपनी आपको जाति छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा और 1 घंटे में शाखा करने के बाद में आप दोबारा फिर अपनी जाति में लौट सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जाति के साथ निपटने का तरीका है वो इस तरह का है। लेकिन हमें फिर इस बात का ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो ये मानता है सारे हिंदू चिंतक, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे सावरकर हो, चाहे बालकृष्ण मुंजे हो, चाहे हेडगेवार जी हो, चाहे गुरु गोलवलकर हो या कोई भी हो, सारे हिंदू चिंतक, हिंदुत्व के जितने भी चिंतक हैं, वो सब मानते हैं कि जाति की वजह से हिंदू एकता बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 साल से धीरे धीरे काम करके ये एक बड़ी ही सुरक्षित तकनीक विकसित की है। वो जाति संघर्ष में भी नहीं फंसता है, तो जाति संघर्ष में फंसने पे क्या होता है कि जातियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और उसके बाद में एकता बनने की बजाय और टूट पैदा होती है। न वो जाति संघर्ष में फंसता है और वो जातियों के ऊपर एक हिंदू नामक ग्रिड डालना चाहता है, और हिंदू नामक ग्रिड के जरिए कुछ खास मुद्दों के ऊपर, खासतौर से राजनीतिक मसलों के ऊपर या खासतौर से मुसलमान विरोधी मसलों के ऊपर उनको एक हिंदू एकता में लपेटना चाहता है। पिछले 10-12 साल से उसे 10-12 साल से मैं कहूंगा 90 के दशक के बाद से उसको काफी 35 साल से मैं कहूंगा कि उसको काफी इस प्रकार की सफलता भी प्राप्त हुई है और आजकल वो सफलता अपने शिखर पर है। मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में जो कहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पारंपरिक रवैया है इस सवाल पर, उससे थोड़ा सा अलग तरह का है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति के मसले को छेड़ता नहीं है, वो जाति के मसले पे कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं देता है, क्योंकि वहां पर खतरा हमेशा रहता है कि जो कमजोर जातियां हैं, दलित जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं, वो ब्राह्मणवाद विरोध के मुहावरे को अपनाकर एक संघर्ष की और टकराव की बातचीत शुरू कर देंगे। संघ इसके खिलाफ है। संघ नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। संघ में दलितों का भी स्वागत है, पिछड़े संघ में और भाजपा में दलितों का भी स्वागत है, पिछड़ी जातियों का स्वागत भी है और ऊंची जातियों का स्वागत तो है ही, लेकिन जो पिछड़े और दलित जातियों के लोग संघ में जाते हैं उनको ये इजाजत, और भाजपा में जाते हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि वहां पर समाजवादियों या मार्क्सवादियों की तरह वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दें। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको ऐसा करने से रोका जाता है, उनका मुंह बंद किया जाता है या उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि संघ समानता के नहीं समरसता के सिद्धांत का पक्षधर है। भाजपा समानता की नहीं समरसता के सिद्धांत की पक्षधर है। इन दोनों बातों के बीच में एक भेद है, इस भेद को हमें व्यवहारिक राजनीति में समझना होगा और भाजपा और संघ दोनों के लिए समरसता कायम कर रखना एक बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को वो पूरे लगन के साथ में, और बीच बीच में उन्हें उन्हें भी मिलती रहती हैं, उन विफलताओं का सामना करते हुए वो लगातार उसको लागू करते हैं। तो ये इसी को देखते हुए देखा भाजपा का बहुत बड़े पैमाने पर पिछले दिनों ओबीसीआइजेशन हुआ है। नरेंद्र मोदी आए हैं और उससे पहले से हो रहा है। भाजपा का बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ाकरण हुआ है, और इतना पिछड़ाकरण होने के बावजूद भी ऊंची जातियों के वोट भाजपा से नहीं हटे हैं, अभी भी मजबूती से उनके साथ हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तमाम विफलताओं के बावजूद अगर 100% रही तो करीब 50, 60 या 70% सफलता तो भाजपा को ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों को जोड़ने में है
मिल गई है और इसी का फायदा उसे चुनावी में होता है। मोहन भागवत की बात अलग क्यों है कि उन्होंने इस मसले को सार्वजनिक रूप से छेड़ दिया है। ये तो कहता है कि हम जाति के खिलाफ है, इसके बाद कुछ नहीं कहता। वो जातियों को हटाने के या जाति तोड़ो की कोई बात नहीं बोलता। ये मोहन भागवत ने कह दिया है, इस चीज की बहुत सफाई भी देनी पड़ी, शायद इसीलिए इस ऐसी सफाइयां ना देना पड़े, गलतफहमियां ना फैलें, पंडित का लोग मतलब ब्राह्मण ना निकालें, ब्राह्मण का मतलब लोग पंडित ना निकालें। देखिए पंडित कहेंगे तो ऐसा ये लोगों को समझाना कि पंडित का मतलब यहाँ पर विशेषज्ञ से है या विद्वान से है, ये आपको क्यों समझाना पड़ रहा है? इसलिए कि पंडित का मतलब रूढ़ ब्राह्मण हो गया है। आप संगीत में जाएं तो संगीत में किसी भी जाति का संगीत का महारथी हो, उसको पंडित, अगर हिंदू है तो पंडित कहा जाएगा, मुसलमान है तो उसको उस्ताद कहा जाएगा। पंडित और उस्ताद दोनों समानार्थी हैं। लेकिन जैसे ही आप कला की दुनिया से बाहर आते हैं वैसे ही पंडित का मतलब ब्राह्मण हो जाता है। इसीलिए उसकी सफाई देनी पड़ती। इस तरह की सफाइयां न देना पड़े, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने कभी जात के मसले को सार्वजनिक रूप से छेड़ा नहीं। ये मोहन भागवत ने पहली बार ऐसा किया है, वो सोच समझ के ही किया होगा। आगे दोबारा अगर वो इस चीज को दोहराते हैं तो बात समझ में आएगी कि भाई बार बार इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब जाति का जो सामाजिक अस्तित्व है, उस सामाजिक अस्तित्व से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी नीति बदली है। अगर वो इस विवाद के बाद चुप रह जाते हैं और दोबारा इस जाति को सार्वजनिक रूप से नहीं छेड़ते हैं, तब फिर हम पाएंगे कि जो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा रही है जाति से चुपचाप चुप्पी साध कर जाति के ऊपर जात से निपटने की, उसका दोबारा पालन करने की तरफ वो चले गए। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो कि चुनावी राजनीति से थोड़ा सा अलग है पर भाजपा और आरएसएस की राजनीति से नजदीक से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक असहिष्णुता शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कट्टरपंथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भारतीय समाज में बढ़ा है। और जैसे कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो उनके खिलाफ कई साधु संतों ने बहुत फतवा जैसा कुछ जारी किया कि इनाम देंगे अगर इनकी जीभ काट ली जाए या कुछ और कर दिया जाए तो। लेकिन मैं यह पढ़ रहा था कि महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं के द्वारा इससे ज़्यादा तीखे शब्दों में खुद श्री राम पर आक्षेप लगाए हैं और उन पर नारीवादी दृष्टिकोण से एक हमला किया है। तो एक समय ऐसा था जब इन मुद्दों पर ज़्यादा खुलकर बातचीत हो पाती थी। अब ये तर्क आता है और इस तर्क के बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि भाई जिसको देखो वो हिंदू धर्म की आलोचना कर देता है, हमारे देवताओं, हमारे ग्रंथों के बारे में बोल देता है, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में, खासतौर पे इस्लाम के बारे में बोलकर दिखाओ। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि लगातार इस पूरी शासन व्यवस्था के दौरान जब से भाजपा और आरएसएस की प्रमुखता भारतीय राजनीति में बढ़ी है, हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके की आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक विचारों के प्रति एक असहिष्णुता ही नहीं बढ़ी बल्कि हमलावर रुख अख्तियार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की दूरगामी सेहत के लिए इस तरह की परिस्थितियां खतरनाक साबित हो सकती हैं, और इसके लिए आप किस सीमा तक भाजपा और आरएसएस की राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि हम लोग एक बहुसंख्यकवादी समय में रह रहे हैं। हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर एक धर्म, हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक धर्म है, हिंदू धर्म, उसका चौतरफा बोलबाला धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। हमारे आपके गुरु प्रोफेसर धीरूभाई सेठ बहुसंख्यकवाद को हिंदुओं का बोल वाले शब्द के रूप में बोलते हैं। यानी उसका तर्क उसके पीछे ये है कि जिस देश में हिंदू 80% करीब है, वहां हिंदुओं का बोलबाला नहीं होगा तो और कहां होगा। आपको ध्यान होगा कि एक बार आशीष नंदी ने जो ये आपके पूर्वी दिल्ली से लगातार जो सांसद होते थे, जो बाद में सिख भी हो गए, तो वो मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। विजय कुमार मल्होत्रा जी, विजय कुमार मल्होत्रा तो नहीं, वो नहीं, उनसे एक बार उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, केवल इसकी घोषणा करने की जरूरत है। बाद में धीरे धीरे करके ये नीति ऐसी हो गई कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उसकी घोषणा करने की भी जरूरत नहीं है। भारत को संविधान सम्मत तौर तरीकों से बिना घोषणा किए ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, और वही प्रयोग चल भी रहा है। अब कोई आपको संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है, गृह मंत्री कभी नहीं कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले कहते हैं, कुछ लोग कहते रहे, लेकिन जो सत्ता में है वो इस बात को कभी नहीं कहते, क्योंकि ये बहुसंख्यकवादी राजनीति में और सांप्रदायिक राजनीति में जो एक तकनीकी फर्क है, उस तकनीकी फर्क का द्योतक है ये पूरा रवैया। तो हम लोग एक बहुसंख्यकवादी समय में रह रहे हैं। यहाँ पे जब भी ऐसी कोई बात होगी जिसमें हिंदुओं की, हिंदू देवी देवताओं की या हिंदू शास्त्रों की
संहिताओं की, स्मृतियों की या किसी ऐसी पुस्तक की जैसे रामचरितमानस है जो हिंदू समाज के बारे में है, हिंदू समाज के संदर्भ से युक्त है, जब भी उसकी कोई आलोचना होगी या उसके ऊपर आक्षेप होगा तो यही पुराना तर्क, ये बहुत घिसा पिटा तर्क है कि अगर मुसलमानों के बारे में आपकी कहने की हिम्मत है तो कहिए, हिंदुओं के बारे में तो आप कह के निकल जाते हैं। लेकिन हिंदू समाज का एक चरित्र भी है, हिंदू समाज की एक आंतरिक बहुलता भी है। कितना भी इस तरह की बात की जाए और कितना भी बहुसंख्यकवादी आवेग क्यों ना पैदा हो जाए, कुछ ना कुछ हिंदू समाज में इस तरह की आंतरिक आलोचनाएं होती रहेंगी, क्योंकि ये आलोचनाएं जो लोगों ने की है वो मुसलमान नहीं है, ये पिछड़ी जातियों के लोग हैं जिनको भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। तो ये भाजपा के लिए एक तरह की चुनौती भी है कि आप इसको हम असहिष्णुता एक ऐसी असहिष्णुता के रूप में अगर उसको हम सामने रखना चाहें तो हम उसको सामने रख सकते हैं। दूसरे एक और बात है, सवाल ये कह कौन रहा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो हम लोगों के देखते देखते बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और वो आदित्यनाथ जी की सरकार में रहे और भाजपा के सम्मानित सदस्य थे और उनके परिवार के और लोग भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं। धीरे धीरे जब भाजपा में उन्हें महत्व मिलना कम हो गया और उन्हें लगा यहाँ इस पार्टी में हमारा कोई भविष्य नहीं है, तब वो उसको छोड़कर बाहर निकल आए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर किसको विश्वास होगा? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस विचार के प्रति इतने ही दृढ़ थे तो जिस तरीके से वो बसपा छोड़ के भाजपा में गए थे उसका उनके पास क्या जवाब है? क्या वो भाजपा ने उन्हें कोई चॉकलेट खिला के तो अपने बुला नहीं लिया था? तो कौन ये कह रहा है, इसका भी बहुत महत्व है और उसके खिलाफ क्या कहा, उसके खिलाफ कोई हिंदुत्ववादियों में एक चिढ़ हो भी सकती है कि कल तक ये अवसरवादी होकर हमारे साथ था, आज हमारे खिलाफ चला गया है और हमारे बारे में इस तरह की बातें कह रहा है। तो मैं इन बातों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं मानता। तो अभी आज जो हम लोगों ने राजनीति में जो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्षुद्र विमर्श की वापसी, अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, पिछड़ी जातियों की गुलबंदी की लगातार कोशिश की बात करें, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण आयामों पर आपने प्रकाश डाला और आगे भी जैसे-जैसे हमारे देश की राजनीति में उथल-पुथल और बढ़ेगा, चुनावी राजनीति और आगे बढ़ेगी, हम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। अभय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और नई परख के अगले अंक में राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े किसी अन्य विषय पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।